नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी ने एक व्यंग्य लेख में लिखा था, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जिसमें भ्रष्टाचार को आत्मसात करती व्यवस्था पर चोट की गई। महात्मा गांधी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा करते थे। 1963 में भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर सांसद में हुई बहस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सरकार विशेष संरक्षित जनजाति कोरवाओं के उत्थान और रोजगार के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या हो अगर उत्थान और रोजगार की ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। देखिए ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों यानी पहाड़ी कोरवाओं को रोजगार देने के नाम पर केवल ठगने का काम किया जा रहा है। जहां बतौली विकासखंड में 27 पहाड़ी कोरवाओं की ट्रेनिंग के नाम पर 9,45,000 रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल बतौली विकासखंड में आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला है कि क्षेत्र के 27 पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग देने के नाम पर एनजीओ ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान ने 9,45,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। कार्य एजेंसी द्वारा पहाड़ी कोरवाओं को दो समोसा खिलाकर और उनकी फोटो खिंचवाकर प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। इसमें भी खास बात यह है कि ट्रेनिंग पाने वालों में कई 70 और 80 वर्ष के वृद्ध हैं, तो वहीं इस ट्रेनिंग में एक मृत व्यक्ति भी शामिल है। वहीं ट्रेनिंग लिए लोगों ने बताया कि 45 दिनों के ट्रेनिंग कार्यक्रम में केवल एक दिन ही ट्रेनिंग दी गई है। टेस्टर, पन्ना, पेचकस मिला, एक ठे हमको इसने मिला, वो का बोट मिला। सीखने के बाद तुमको कितना फायदा होगा ये सब? नहीं, वो नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। दिन बस सिखाया बस। अच्छा। कि बोट को खोल दिया, उसको ले जोड़ो कि किस में आर्थिंग जाता है, कुछ में फेस जाता है, इसे अच्छा करके दिया हमको। तो हम जोड़ देखा, हम बोया बुद्धि से जोड़ देखा तो नहीं बना। गाड़ी में आ रहा था तो बिजली को पढ़ो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो बिजली को हमको पढ़े कर हमको अकले नहीं था। एक दिन सिखाया, बस एक दिन सिखाया था, दूसरा दिन ही सिखाया। पढ़ो लिखो नहीं, बिजली को तुम देखो, बिजली को तुम सीखो। मैकेनिक बनाते हो, तार वार जोड़ते हो? नहीं, वो नहीं जोड़ते हैं सर। बिजली सीखेगा तब ना हो रहा है, बिजली का अकले नहीं है हमको तो कैसे। आरटीआई कार्यकर्ता एएन पांडे ने बताया कि पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें एक एनजीओ ने 27 पहाड़ी कोरवाओं को फर्जी तरीके से ट्रेनिंग देकर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। हैरत की बात यह है कि किसी भी पहाड़ी कोरवा को इलेक्ट्रीशियन का काम तक नहीं आता। उन्होंने आगे बताया है कि कौशल विकास योजना के तहत कोरवा युवाओं को इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग देने के लिए 9,45,000 रुपए सैंक्शन किए गए थे। इस योजना में एनजीओ को प्रत्येक कोरवा युवाओं को प्रशिक्षण देने पर 35,000 की राशि प्राप्त होनी थी। सरकार की मंशा थी कि पहाड़ी कोरवा युवा इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण सीखकर अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, जिसके लिए जनपद पंचायत बतौली के द्वारा एनजीओ ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्था को एजेंसी बनाकर काम दे दिया गया था। लेकिन एनजीओ के द्वारा कोरवा युवाओं के साथ मनमाने तरीके से 60 से 80 वर्ष के कोरवा महिला और पुरुषों को भी ट्रेनिंग दिया गया। वहीं इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण 45 दिन तक देना था, लेकिन 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण देकर पूरी राशि निकाल लिया गया। वहीं हद तो तब पार हो गई जब इस ट्रेनिंग की सूची में एक मृतक का नाम भी शामिल किया गया। शासन का नीति ये थी कि जो नीचे तबके दबे हुए लोग हैं, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, ड्राइविंग प्रशिक्षण, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कर देंगे ताकि इनको रोज़गार मिले, खुद से दुकान वगैरह करके और अपना समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। 70 साल 80 साल की बुजुर्ग महिला पुरुष कोई भी सिर्फ पहाड़ी कोरवा का नाम यूज कर दिया, नाम डाल दिया, और तो और इसमें मरा हुआ व्यक्ति को भी इलेक्ट्रीशियन बना दिया है। कुछ भी एक लोग नहीं सीखे, किसी को जानकारी तक नहीं है क्या है। 27 लोगों को देना था इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण बतौली में, जिसमें 9,45,000 रुपये थे। लेकिन ध्रुवेश जायसवाल जी के पास में गया था, वो शुरू में तो लगा राजपत्रित कर्मचारी हैं, जरूर इनसे कार्रवाई हो जाएगी। अब वो भी बोल रहे हैं नोटिस दिया हूँ, कोई आ नहीं रहा है।
तो आ नहीं रहा है तो आप कम से कम देख तो लो। ये बहुत बड़ी गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा बेचारे आज भी जंगल में कंदमूल खा रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं और उनके नाम पर करोड़ों रुपया कोई खा जा रहा है। बतौली विकास खंड के अंतर्गत घोघरा और सलियाडी में पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत जांच अभी चल रही है और शिकायत जांच पर आए तथ्यों के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने भी हितग्राही हैं उनको मैंने नोटिस दिया है और अभी तक कोई हितग्राही मेरे पास कथन के लिए नहीं आया है। जैसे मैंने आपको बोला, जाँच चल रही है, जाँच पर आए तथ्यों के बाद मैं कार्रवाई सुनिश्चित। उसमें यदि भ्रष्टाचार की शिकायत है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1985 और आईपीसी की विविध धाराओं जैसे 409, 420 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आरटीआई से मिले दस्तावेजों की जानकारी मिलने के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नाम पर भ्रष्टाचार सामने आने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर से कर दी है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। बहरहाल इन एनजीओ पर नजर रखने वाले संबंधित विभाग भी सवाल के घेरे में नजर आ रहे हैं कि आखिर बिना ट्रेनिंग दिए कैसे पैसों का आहरण हो गया। आवाज के लिए सरगुजा से अलंकार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ के हो रहे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीआर कश्यप के नेतृत्व में सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं इनकी टीम चुनाव कार्य को शांतिपूर्ण संपादित करने में लगे हुए हैं। वहीं शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किए गए और 20 मार्च को सुबह 10 बजे से मतदान होगा और इसी दिन शाम 5:30 बजे से मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी। आज संपादित हो रहे मतदान के दौरान हमारी टीम मतदान क्षेत्र में पहुंची और अधिवक्ताओं से बातचीत की। साथ ही इस बातचीत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के साथ साथ आम मतदाता से भी हमने बात की। सुनिए क्या कहा इन्होंने। प्रवीण गुप्ता जी का कार्यकाल था, जो ऐसा कार्यकाल जब से अधिवक्ता संघ का गठन हुआ है तब से नहीं रहा है। भारी अनियमितता रही है। आर्थिक रूप से जो हमारे पैसा जमा थे बार में, उनके हिसाब किताब को देने में बिल्कुल रूप से विफल रहे हैं। अधिवक्ताओं का पैसा है, हिसाब किताब का पारदर्शिता अधिवक्ता संघ के समान सभा में रखना था। समान सभा नहीं आउट किए, समान अधिवक्ताओं का कभी भी इन्होंने चर्चा नहीं किया और पुनः ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में हमारे अधिवक्ता संघ के जितने भी सदस्य हैं इनको भारी मतों से पराजित करेंगे। मतलब साफ नजर आ रहा है इनके कार्यकाल। बिल्कुल एकदम संतुष्ट नहीं है। अधिवक्ता संघ के दृष्टिकोण से ठीक ठाक कार्यकाल रहा, सामान्य रहा। क्या ऐसे कार्य हुए उनके कार्यकाल में जो उनको इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कर सकते हैं वकील? देखिए, वो अधिवक्ता संघ में कोई ऐसा बहुत अच्छा कार्य नहीं रहता है जिसको बहुत ज़्यादा उपलब्धि गिनाई जा सकती हो। सामान्य कार्य होते हैं जिनको उनने किया है, पूरी तरीके से सफल बनाया है और हमारी पूरी बॉडी ने मिलजुल के जो काम किया है बहुत अच्छा कार्य रहा है, सराहनीय रहा है। और वोटरों का कहना है कि संतुष्ट नहीं है उनके कार्यकाल से। तो मतदाता कभी हमेशा किसी से संतुष्ट नहीं रहते हैं, किसी से असंतुष्ट नहीं रहते हैं। दोनों पक्ष रहता है सभी का और कार्य का आकलन होता है। संस्था है, 1200 अधिवक्ता हैं जिनमें सबका विचार समान नहीं होता है, कभी कभी परिवर्तित भी होते हैं विचार। देखिए, हर बार चुनाव यहाँ पर हर 2 वर्ष में संपादित होते हैं और लगभग सभी चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी जीत कर आते हैं और वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। अभी तक जो कार्यकाल रहे हैं उन पे जो फोकस किया जाए तो हर बार कुछ ना कुछ अच्छे कार्य हुए हैं और वो अध्यक्ष महोदय और उनकी टीम के सहयोग से हुआ है। और अब जो आने वाला चुनाव है जो हो रहा है, जो 20 तारीख को अभी मतदान होना है, आज बैलेट का चल रहा है, तो इसमें हमारे सभी अधिवक्ता साथी ये उम्मीद कर रहे हैं कि और अच्छी टीम आए और एक संगठित टीम आए और सरगुजा बार एसोसिएशन का नाम और आगे बढ़े और कुछ अच्छे और कार्य हों। तो इस विश्वास के साथ लोग मतदान करने आ रहे हैं। और आगे 2 साल के कार्यकाल को कहाँ तक कैसे देखते हैं आप, क्योंकि वो भी इस बार फिर से चुनाव मैदान में? प्रवीण गुप्ता जी देखिए हमारे बहुत सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं और वो स्टेट बार और के भी मतलब अधिकारी ग्रेड में सदस्य रहे हैं। तो उनका भी जो कार्यकाल रहा वो अच्छा रहा और उनके कार्यकाल में भी कई उपलब्धियां आईं
एसी वगैरह लगे और भी बहुत से कुछ कार्य हुए जो अधिवक्ताओं के हित में रहे। पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई जो पहली बार हुई, अच्छा पानी उपलब्ध कराया और बहुत से कार्य किए। तो अब जो संतुष्ट है आप उनके कार्य जी, और कहना है कि वो शाम दे पा रहे हैं। अब देखिए वो तो क्या है कि अब उसको पदाधिकारी ही बता पाएंगे। हम तो एक अधिवक्ता होने के नाते जो ऊपर से हम लोग आकलन किए तो व्यक्तिगत रूप से अपने को तो अच्छा लगा और अपन अधिवक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसी कार्यकाल को मतलब आकलन करते हैं। तो उस दृष्टि से अपने को पानी का जो सही व्यवस्था मिला, एसी वगैरह लगा और कोरोना काल में भी अधिवक्ताओं को यहाँ से मदद दिया गया कुछ अधिवक्ताओं को, मतलब तो हाँ, तो कार्यकाल अच्छा लगा। देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ वर्ग है। इस वर्ग ने इस देश को गुलामी से आज़ाद कराया और उस वर्ग को समाज ने भी सराहा, उनकी बातें मानी। अधिवक्ता समुदाय की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से रूबरू होकर हम सभी अधिवक्ता भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा कार्य किया कि आज जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ का नाम इस अंचल में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, परंतु पूरे भारत देश में बहुत सम्मान और स्वाभिमान के साथ लिया जाता है। भ्रष्टाचार की बात हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात हो, उसके लिए हम सभी अधिवक्ताओं ने बिना भेदभाव किए कंधे से कंधा मिलाकर एक स्वर में मजबूती के साथ समाज को सुधारने की दिशा में एक नई राह दी और उसमें मैं एक भागीदार की हैसियत से 2 वर्ष का कार्यकाल सहयोग से पूरा किया। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ता भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या लगता है इस बार फिर आपको चुनेंगे यहाँ के लोग? क्या ऐसा आपने किया है इनके लिए, या कुछ ऐसी बातें जो बता सकते हैं आप? जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता भाइयों के कहने पर ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझको आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार मैंने उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की है वो और भविष्य में भी इस अधिवक्ता का संघ का नाम गौरवान्वित होगा। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। 2 साल का कार्यकाल क्या है कि बैठक वैसा कभी आम सभा हुआ ही नहीं, तो इसलिए कोई भी चीज़ स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि मतलब क्या काम करना है। सभा मतलब हम लोग चुन के तो भेजे अपने हिसाब से कि भाई बहुत ही अच्छे कर्मचारी, मगर आम सभा का बैठक ही नहीं हो पाया। तो हम लोग को जब आम सभा का बैठक ही नहीं हो पाया तो हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या होगा और हमारी मतलब समस्याओं का क्या निराकरण होगा। तो उस बहुत सारी चीज़ें थी जो इस बीच में नहीं हो पाई और फिर जो है, और समस्याएं बहुत सारे अधिवक्ताओं की भी हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं और जो सामूहिक रूप से अधिवक्ताओं का समस्या है वो भी है। सामूहिक बीमा का भी समस्या जो था, बहुत सारा घोषणाएं, जो 2 साल का कार्यकाल था वो मतलब हाँ वही मान के चलिए मिला जुला टाइप का था, जो वो नहीं हुआ। बस एक कोविड वाला में ही जो है जो कुछ अधिवक्ताओं का वो हुआ था, उसमें वो बार की तरफ से वो सहयोग हुआ है। बाकी तो और कोई भी जो बार के बाकी हित के लिए है वो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। काहे कि आम सभा आता तो कुछ समस्याओं का समाधान होता। बहुत सारे आवेदन पेंडिंग हुए हैं, वो भी अभी आप आएंगे वो फिर चुनाव मैदान। अब ये तो अब अधिवक्ताओं बुद्धिजीवी वर्ग का है और उनको अपने मत का प्रयोग करना है। हम लोग किसी को मोल्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए वो उनका खुद का जो है मताधिकार का है, वो खुद समझेंगे और खुद समझदार भी हैं कि भाई कौन सही है और कौन क्या। इससे वर्ष कार्यकाल पूरे बार रूम जब से गठित हुआ है तब से आज तक का इससे वर्ष कार्यकाल कोई नहीं था।
जितने भ्रष्टाचार और जितने असंवैधानिक कार्य हुए हैं वो प्रवीण गुप्ता के कार्यकाल में हुए हैं। ऐसे लोगों को तो दोबारा खड़ा भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उनकी मंशा है कि भाई वो खड़ा है, खड़ा रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं, ठीक है। एकदम रद्दी कार्यकाल। देखिए, हमारा प्राथमिकता यह है कि सामूहिक निर्णय, संघ का निर्णय सामूहिक होना चाहिए। किसी प्रकार का गोपनीय या मनमर्जी से नहीं चलना चाहिए। सामूहिक जो अधिवक्ता लोग तय करें आम सभा के माध्यम से, उसका क्रियान्वयन हो। दूसरी चीज़, जो परिस्थितियां बनी हैं राजस्व न्यायालयों की, जहां पर दुर्भाग्यवश बहुत चिंताजनक स्थिति है, उसके संबंध में भी कार्यवाही आम निर्णय के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़, अधिवक्ताओं का जो फंड है, जो आय व्यय का है, उसमें पारदर्शिता हो और नियमित जो संविधान के अनुरूप जो संसदीय प्रणाली में आम सभा का आयोजन हर 6 माह में होना चाहिए, वो कराने का हमारा रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे जैसा कि रहा है कि जो बन गया कार्यकारिणी के सदस्य, वो किसी न किसी वो में अपना स्वयं के लाभ के लिए लोगों का सिर्फ स्वयं हित को देखना, जबकि हमारा उद्देश्य है कि सार्वजनिक हित को देखने का, सभी के लिए, सभी के साथ लेके चलने का। सूरजपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक जोड़ी की अंतर्राज्यीय विवाह से नाराज वधू के पिता ने एसपी को लिखित शिकायत किया है। शिकायत पत्र में बताया है कि 13 मार्च को पटना गांव में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जहां आदिवासी शिकायतकर्ता की बेटी का मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ विवाह कराया गया, जहां बेटी की शादी को लेकर माता पिता की अनुमति नहीं थी। ऐसे में बेटी की मुस्लिम लड़के से हुई शादी के कारण पूरा आदिवासी समुदाय नाराज है। वहीं विवाह आयोजन में स्थानीय विधायक के मौजूदगी का भी जिक्र करते हुए विवाह आयोजन के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की, जहां शिकायतकर्ता के साथ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी एसपी कार्यालय पहुंचे। ऐसे में भाजपा नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर किया। वहीं प्रेमनगर के विधायक खेलसाय सिंह ने बताया कि पूरे नियम और रीति के साथ दोनों का विवाह कराया गया, जिससे लड़का लड़की दोनों की मर्जी थी। भाजपा के लोग केवल छवि खराब करने के लिए कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह के आयोजन करने वाले महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी सीबी सिसोदिया ने बताया कि विवाह पूरी तरह वैधानिक तरीके से की गई है। लड़की जो है भगा के लड़की मनमाना शादी कर लिए, सब चोरी चोरी, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। कौन भगाया आपकी लड़की को? ऐसे पता चला। कौन भगाया आपकी लड़की को? क्या हारून जात की मियाँ है। कब पता चला आपको ये सब? ये अभी हाल के बात है सर, अगर जिस दिन भगाया हमको नहीं पता चला कि नहीं। शादी कहाँ हुई? पटना में सर बता रहा। अब हिंदू लड़की मुस्लिम से मतलब चोरी चोरी शादी कर लिए सर, हमको कोई पता आता नहीं। हम लोग एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कि सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत पटना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 85 जोड़ा का शादी संपन्न हुआ, जिसमें हम लोग का गोंड जाति के एक लड़की है बसंती नाम की, उनका शादी फारूक खान के साथ हुआ। इसलिए हम लोग इस शादी से आपत्तिजनक करते हैं कि सरकार इस टाइप का अंतर जाति विवाह ना करे और हम लोग का गौड़ समाज को गुमराह करके इनका शादी कराया गया। और इसमें हमारे क्षेत्र के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी इसमें आए थे उनको आशीर्वाद देने के लिए। मैं चाहता हूं कि विधायक जी भी गौड़ समाज के हैं, ऐसा उनको इस शादी समारोह में आना नहीं चाहिए। अगर आए तो ये हमारे समाज के लिए दुख का विषय है। नहीं, लड़की तो बालिक है, लेकिन जब तक ये शादी जो है शासन के जो होता है उसमें बिना सहमति के लड़की का माता पिता की बगैर सहमति के शादी हुआ और इससे शादी होता है, तो मैं समझता हूँ कि लड़की का पूरा परिवार का सहमति होता है। लड़की की सहमति थी कि नहीं? शादी तो हो गया, जानकारी नहीं है लड़की से कोई मुलाकात। की शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि हमारे समाज को मतलब इस टाइप का क्षति पहुँचा है, जो हमारे गौड़ समाज की लड़की आज मुसलमान समाज में चली गई। दिनांक 13 मार्च को पटना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह
का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे बुलाया भी गया था। और यहाँ पर करीब 85 जोड़ा वर वधू का विवाह संपन्न हुआ। उसमें आखिरी में मालूम हुआ कि एक 85 में से एक मुस्लिम समाज का भी शादी संपन्न हुआ, जिसमें कि एक आदिवासी युवती के साथ मुसलमान का शादी हुआ। ये मालूम मुझे वहीं पर मालूम हुआ। और इसमें अभी जो और हुआ तो पूरा शासन की नीति के अनुसार ही शादी हुई वहाँ पर, जो भी जिस धर्म का था उसी धर्म के आधार पर किया गया। लेकिन अभी जो कई बातें जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाई जा रही है कि वहाँ पर माननीय विधायक जी भी थे वहाँ पर करके, लेकिन इसमें अगर शादी शासन की नीतियों के अनुसार हुई तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। और जो भी ये लोग आज उठा रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के छवि को बिगाड़ने के लिए ही कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है करके। दिनांक 13 मार्च 2023 को रामानुज नगर में जो विवाह संपन्न हुआ था उसमें एक जोड़े का निकाह पढ़ा गया था और उसमें जो वर वधू थे उनके द्वारा जो अपने आवेदन पत्र में इच्छा व्यक्त की गई थी, वो जिस विधि या रीति से विवाह संपन्न कराना चाहते थे उसके अनुरूप विवाह संपन्न कराया गया था और उसके संबंध में परिवार के दोनों पक्षों की सहमति पत्र भी उसमें संलग्न थी। साथ ही साथ दोनों जोड़े बालिग भी हैं और शासन के जो नियमानुसार है सभी नियमों का पालन करते हुए उनका विवाह संपन्न कराया गया। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित और कुछ लोगों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संबंधित विभाग से जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है।
आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के सीतापुर में एक सड़क हादसे में 11 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में पिता और भाई को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। दरअसल जामजुगानी चारपारा निवासी अशोक खल को अपने पुत्र अंश खल को और अपने छोटे बेटे के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी महुआ दरहा खरापारा के पास इनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और ये सभी गिर गए, जिससे 11 वर्षीय अंश खलको की सिर में गंभीर चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके भाई और पिता को मामूली चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा है। नहीं, गिर गए थे। गाड़ी से गिर गए थे? हाँ। कौन कौन थे गाड़ी पे? हम लोग, मेरे 2 बेटे थे, मैं था। क्या हुआ? ये सुनने में आ रहा है तुम्हारा एक बेटा जो है गाड़ी में गिरने से खत्म हो गया। हाँ, हो गया। कहाँ पे हुई है घटना? ये मोहदरा रोड में, खरापारा। बच्चे का उम्र क्या था और क्या नाम था? अंश खालखो, 11 साल का। क्या बजे की घटना है ये? 11 बजे आसपास का। कैसे गिर गया था? कुछ ऐसे थोड़ा फिसल गए ना। बच्चे के कहाँ चोट लगा है? अरे कान को इधर लगा है। एकाएक गर्मी की तपिश के बाद मौसम के करवट बदलने से जहां एक और लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं जिले में कई स्थानों पर झमाझम बारिश के साथ ओले भी पड़े, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने भी सूरजपुर सहित बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पूर्वानुमान लगाया है कि इन जिलों में आंधी चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। बहरहाल मौसम के करवट बदलने से मौसम खुशमिजाज हो गया है। वहीं किसानों के माथे पर इस मौसम ने चिंता की लकीर जरूर खींच दी है। मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी आई है उसमें आगामी 48 घंटे में गरज के साथ जो है अंधड़ और तूफान चलने की संभावना बताई गई है। इसमें आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो इसके लिए तो सबसे पहले सभी नागरिकों से यही आग्रह है कि वे ऐसी स्थिति आने पर पेड़ के नीचे न रहें और मतलब अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ में जिला प्रशासन में सभी को अलर्ट कर दिया गया है। SDRF की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है, हमारे यहाँ जो नगर सेना की टीम होती है, और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उससे हम लोग मतलब पार पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। NRLM की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरी बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि NRLM की समस्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, साथ ही प्रत्येक माह मानदेय भुगतान किया जाए। वहीं प्रमुख 4 मांगों को लेकर जिले के NRLM के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये अनवरत हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सब्जियों को लेकर के हम लोग मांग किए हैं। हमारे सभी कैडर को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्लस में हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी करवाना है, मानदेय कम है और हम लोग का 8 महीने से जो मानदेय नहीं मिला है उसमें भी हम लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से समस्या से जूझ रहे हैं। और जो हमारे मांग जो चल रही है 4 सूत्रीय मांग, उसमें जो है हम लोग को पूरी होगी, अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना में बैठेंगे और अभी तक लागू है। और अभी फिर से हम लोग आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके बाद फिर से अगर आज आश्वासन नहीं मिलता है तो 8 दिन के अंदर फिर हम लोग उनका आदेश लेंगे। आदेश के अनुसार हम लोग फिर से हड़ताल में बैठेंगे अनिश्चितकाल, जिसमें कि हम लोग को जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। माँ का मानदेय नहीं मिलने और उनकी कुछ 4 सूत्रीय मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ये सक्षम अधिकारी और माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप,
लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें। तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT,
जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।